दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बचपन हिंदी का। चलो हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग चीची कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग के फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही शालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगाते रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उल्टी लगना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम बहन भाइयों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान में पहुंच जाते। वहाँ से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें एक हफ्ते में
एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एक कदम उठाने में एक खास सी रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हमने जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने, झांकों का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर। अरे देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दौरा करती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी अंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा
सिर पर उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा। अच्छा और मजाक के अभी तक की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगोट की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर लिए, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीति वाली हिमाचली टोपियाँ। इसकी लेखिका है कृष्णा सोपती। क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और जूते पॉलिश करती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इस बात के लिए लेखिका उदाहरण देती है कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम बन गई है और हमारी शरबत कोक पेप्सी में और कचौड़ी पेटीज में। पाठ से पता करो कि लेखिका को चश्मा लगाना क्यों पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उनकी आंखों में कुछ तकलीफ थी और वो दिन की रोशनी के बिना रात को काम करती थी लैंप के सामने। और उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने उसे चिढ़ाया, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका अपने बचपन में कौन सी चीज़ें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। क्या क्या चीज़ें खाती थी वो पाठ में से देखते हैं। वो अपने बचपन में खाती थी कोफल, कुछ लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए, चेस्टनट और चॉकलेट्स। और कुल्फी, कचौड़ी और शस्तूर फालसे और खसखस के शरबत। संस्मरण से आगे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ थी। आज का क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ तुम्हें आकर्षित करती है? उनके नाम लिखो। इसका आंसर है ग्रामोफोन मोबाइल फ़ोन में बदल गए हैं, घुड़सवारी कार मोटर साइकिल में बदल गई है और हवाई जहाज़ें अति सुविधायुक्त हो गई है और तेज गति वाली हो गई है। अपने बचपन की एक मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। एक बार हम नानी के घर गए, वहाँ हम मिट्टी से खेले, वहाँ हमने बैलगाड़ी की सवारी की, हमने खेतों में फव्वारे चलते हुए देखे, हमने आइसक्रीम खाई, हम पार्क में झूलने गए, फिर हम घर वापस आ गए। अनुमान और कल्पना। सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास। देखो फ्रेंड्स, इसमें आएगा, मैं आपको साइंस बनवा देती हूँ, मतलब निशान बनवा देती हूँ, आप वहाँ से कर दीजिएगा। इसमें शिमला के काफ़ी भी बहुत याद आते हैं, ठीक ना। और चेस्टनट एक और गजब की चीज, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। और शिमला में क्या क्या था? चुटपन में शिमला के रिज पर बहुत मज़े किए हैं। और शिमला में फिल्म का गाना चना जोर बाबू गरम में लाया जोर, बस। और देख लो एक तो
शिमला में गिरिजा मैदान, कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। बस और आप अपने आप कीजिए। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर एक दुकान का नाम है। मैं आपको दिखाऊं, इस लेसन में आया है। ये अगले पेज पर है। हाँ, सर्वर सेकंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो सर्वर दुकान का ही नाम हो ना। ओके, अगले पेज पर चलते हैं। भाषा की बात की जाओ से सभी भाववाचक संख्या बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संख्याएं बनी हैं। तुम पे संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाटकर लिखो, उनकी भाववाचक संख्याएं बनाओ। संस्मरण से छाटो। देखो, पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई और आदि हो सकते हैं। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दे तो पता लगे इसमें 4 कुछ 1 लीटर शब्द से संख्या परिमाण का आभास होता है। ये सब संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ से अनिश्चित संख्या बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उसके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। ओके, मैं लिख देती हूँ, आप ध्यान से देखिए। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ये संख्यावाचक, 1 मिनट रुकिए। हाँ, संख्यावाचक 2 किलो अनाज दे दो। संख्यावाचक परिमाणवाचक आएगा इसमें, सॉरी, परिमाणवाचक। कुछ बच्चे आ रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक। सभी लोग हंस रहे थे। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। सभी लोग हंस रहे थे, इसमें निश्चित है, सभी है। संख्यावाचक। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। ये है संख्यावाचक, एक ही नाम है ना, इसलिए। कपड़ों में दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे, इसलिए सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम करते। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण चार्ट कर लिखो। दिलचस्पियाँ मौसी। मेरे खाने की चीज़ें मेरी माँ जानती है। मेरे पसंद की चीज़ें मेरी माँ जानती है। मुझे, मेरे भाई को पता है कि मुझे टोपियाँ बहुत पसंद है। और मेरी फ्रॉकों के रंग, मेरे पास कितनी फ्रॉक है मेरी माँ जानती थी। और आदि आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ करने को, अगर तुम्हें पोशाक बनाने को आ जाए तो तुम कैसे पोशाक बनाओगे। वो पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे। अपनी कल्पना से पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। डिज़ाइन, मैं एक फ्रॉक बनाऊंगी गर्मियों के लिए।
बन गया फ्रॉक का डिज़ाइन। इसमें हम इन बातों का ध्यान रखें कि कपड़ा कम नहीं होना चाहिए, वरना फ्रॉक में अलग अलग डिज़ाइंस हो जाएंगे और फिर इससे फ्रॉक अच्छी नहीं लगती और फिर दूसरा कपड़ा लगाना पड़ेगा, उससे फ्रॉक मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और टाके जो होते हैं धागे के, उन्हें भी ठीक से हमें लगाना है। 3-3 समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों का ये नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो, अंतर महसूस करो, यह पता करो कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। हल्के कपड़े, ऊनी कपड़े तो हम सर्दियों में पहनते हैं। हल्के कपड़े और जैसे सिल्क के, कॉटन की, ये हम गर्मियों में पहनते हैं। हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो, या आप पता कर सकते हैं। संभव हो तो किसी कपड़े कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठा करो। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके आसपास कोई कारखाना होगा, उससे आप ये जानकारी अपने आप इकट्ठा कीजिए। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। शिक्षा के बच्चे और शिक्षा के नियमित रूपों के बारे में बातचीत करें, आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। ओके, लेसन ख़त्म हो गया है। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।